किसी भी ज़िले की जब विकास की बात होती है तो ज़रूरी होता है कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, क्योंकि जब शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी तभी जो विकास है वो पूरी तरह से हो सकेगा। और बाराबंकी की अगर बात करें, यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था कैसी है, क्या कुछ काम हो रहा है उसको लेकर, इसकी जानकारी यहीं के अधिकारियों से लेंगे। तो अब मंच पर हमारे जो अगले मेहमान हैं उनको बुलाऊंगी। हमारे साथ यहाँ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री नवीन कुमार पाठक जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगी मंच पर आएं और जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें आप सब। सर, अगर बाराबंकी की बात करें तो शिक्षा के लिहाज से कैसा जिला है और क्या लखनऊ के करीब होने का नुकसान भी है यहाँ पर? बाराबंकी शिक्षा के लिहाज से बहुत ही अच्छा ज़िला है। एक तो ऑब्वियसली लखनऊ के नज़दीक है, तो लखनऊ का एक इन्फ्लुएंस बाराबंकी पे हमेशा रहता है। और इसका नुकसान इस सेंस में नहीं है क्योंकि जो अप्रोच है वो काफ़ी हद तक लखनऊ की है, तो इसलिए बाराबंकी को इनफैक्ट लखनऊ का फ़ायदा मिलता है। अब कोई भी बच्चा है जो मान लीजिए कि गोंडा का है या बहराइच का है, तो उस पर लखनऊ का इन्फ्लुएंस उस टाइप का नहीं है क्योंकि वो उतने अच्छे से जो है वो एक्सपोज नहीं है। लेकिन बाराबंकी के बच्चे के लिए बहुत इजी है लखनऊ जाना, या लखनऊ को एक तरीके से कहें मेटाफोरिकली तो लखनऊ को बाराबंकी आना ये बहुत इजी है। तो उसका जो इन्फ्लुएंस है वो एक बहुत ही पॉजिटिव है और ये हमारे आउटकम्स में भी दिखाई देता है। सर, जब मैं आपके सेशन के लिए रिसर्च कर रही थी तो एक बात सामने आई है, आप जहाँ कहीं भी रहे हैं दो चीज़ों पर आपने बड़ा ध्यान दिया है, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर बाराबंकी की बात करें तो इन दोनों को लेकर आप क्या काम करने वाले हैं? जी, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण पहलू होते हैं किसी भी शिक्षा व्यवस्था के। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं रहेगा तो ऑब्वियस है कि हम बच्चों को एक बहुत अच्छा माहौल नहीं दे सकते। और एकेडमिक मिलियू के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को ऐसी जगह मिले जहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स हो, एक एकेडमिक माहौल हो, और इसके लिए जो बेस्ट पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होना चाहिए। हमने डिटेल्ड सर्वे मेरे आने के बाद हमने किया जनपद में, और ये देखने की कोशिश की कि कहाँ हमारे गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। हमने गैप एनालिसिस किया और उसके बाद हमने 1192 विद्यालयों में माइनर जो रिपेयर्स की ज़रूरत थी जो निकल के आई, तो उसको हमने डीएम सर के सहयोग से जो है वो उसको सैंक्शन कराया। और वर्तमान में जो पंचायती राज विभाग है और अन्य विभाग है उनसे कन्वर्जेंस के थ्रू हम उस पर काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्द उसके रिजल्ट्स भी आपको दिखेंगे। सर, अगर ड्रॉप आउट रेट की बात करें तो बाराबंकी में अभी क्या स्थिति है, क्योंकि ग्रामीण इलाके ज़्यादा हैं, तो क्या लोगों को जागरूक करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है? क्योंकि ज़्यादातर देखते हैं ग्रामीण इलाकों में जो माँ बाप हैं बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजते हैं, बच्चे स्कूल तक पहुँच ही नहीं पाते, या पहुँचते भी हैं तो अधूरी शिक्षा, अधूरे समय में ही जो शिक्षा है वो छोड़ देते हैं। जी, ये बात सही है कि ग्रामीण इलाकों में शायद उतनी अवेयरनेस एजुकेशन के बारे में नहीं होती जितनी कि विज़ अर्बन में होती है। और ख़ास तौर पे जो गर्ल्स एजुकेशन है उसमें ज़रूर ये है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई शादी जल्दी हो जाए क्योंकि हमारी जवाबदारी है, तो पढ़ाई पे शायद उतना ध्यान नहीं देना चाहते। बट धीरे धीरे विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, और इस चीज़ को आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट ने जो एक स्पेशल डेडिकेटेड स्कूल्स भी क्रिएट किए जिसको हम लोग कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कहते हैं। ये हर ब्लॉक में एक विद्यालय है जहाँ पे कक्षा 6 से 12 तक की बच्चियाँ रहती हैं। ये बोर्डिंग स्कूल्स है और वहीं पे पढ़ती हैं और उनका सारा केयर जो है वो गवर्नमेंट करती है। तो उससे जो हमारा ड्रॉप आउट का प्रॉब्लम स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड में है वो एड्रेस हो जाता है, और गर्ल एजुकेशन जो है वो आगे प्रमोट हो रही है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी बच्चियां आज हर फील्ड में, इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिसेंटली कंक्लूडेड जो पीसीएस एग्ज़ाम है उसमें कस्तूरबा गांधी की पढ़ी हुई बच्ची एसडीएम बनी है। तो वो ये शो करता है कि जो हमारी अप्रोच है वो बहुत हमें फ्रूट्स दे रही है। और आगे भी जैसे जैसे ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग चूँकि लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से भी गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, और एक अवेयरनेस जो है वो गाँवों में भी आ रही है थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स जो हम करते हैं। और जो बच्चियाँ हमारी रोल मॉडल निकल रही हैं, कई सारी बच्चियाँ स्पोर्ट्स में हमारे बहुत अच्छा कर रही हैं जो कस्तूरबा से पढ़ी हुई हैं। तो हम लोग एक मल्टी फेसेटेड अप्रोच लेके चल रहे हैं, और वो रोल मॉडल्स जो हैं वो धीरे धीरे पर्कुलेट हो रहा है। आई थिंक वो दिन बहुत दूर नहीं है जब आपको और भी ऐसे रोल मॉडल्स मिलेंगे, और इनफैक्ट वो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से भी निकलेंगे। सर, कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन के बाद ही पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है, जैसा अभी मैंने कहा कि अधूरी शिक्षा होती है वो। आप बताकर माता पिता को मना तो लेते हैं कि बच्चों को वापस ना ले जाएं, लेकिन यहाँ भी एक जो प्रैक्टिकल दिक्कत है वो सामने आती है कि बच्चा निचली क्लास में जाए तो बाकी बच्चे बहुत छोटे होंगे, अपनी उम्र के हिसाब से क्लास में जाए तो वहाँ पर वो पिछड़ जाएगा।
क्योंकि कंटिन्यूटी ही नहीं है। अब ऐसे जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से आप संभालते हैं? हमारे पास एक शारदा प्रोग्राम है जिसमें हम ऐसे बच्चे जो किन्हीं कारणोंवश स्कूल छोड़ चुके हैं और उनका लर्निंग गैप हो जाता है, तो उनके लिए कि स्पेशल कोर्स मटेरियल डिवाइस्ड है, वो कोर्स मटेरियल हमको उनको देते हैं और थ्रू दैट स्पेशल कोर्स हम उन बच्चों को उस लेवल तक ले आते हैं जितने कि उनकी एज के दूसरे बच्चों, और देन हम उनको रेगुलर स्कूल में एडमिट कर देते हैं। तो वो जो उनकी पढ़ाई का गैप होता है वो ब्रिज हो जाता है और उससे वो आगे चल के जो है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सर, पिछले कुछ सालों की बात करें तो यूपी में शिक्षा को लेकर जो इंफ्रा है और जो अप्रोच है उन दोनों में भी बड़ा सुधार हुआ है। पहले जो स्मार्ट क्लास कहीं दिखाई देते थे, किसी प्राइवेट स्कूल में होते थे, अब वो योगी सरकार ने लगभग हर सरकारी स्कूल में उपलब्ध करवा दिया है। बाराबंकी में अभी स्मार्ट क्लासेस को लेकर क्या स्थिति है और क्या जो टीचर है उनके लिए भी टेक्निकली साउंड होना ज़रूरी है और उसको लेकर क्या काम हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि इसको लेकर जो असर है क्या वो अब बच्चों में दिखाई देने लगा है? जी हाँ, बिल्कुल असर दिख रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जब आप स्कूलों में जाते हैं जो बहुत दूरस्थ के हैं, फार फ्लंग एरियाज़ में हैं, और वहाँ का बच्चा जब इंटरेक्टिव बोर्ड ओपन करता है और जब उसको ऑपरेट करता है तो आप जानते हैं कि इमीडिएटली वो बच्चा जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड कनेक्ट हो जाता है। वो सिर्फ यहाँ से नहीं बल्कि समवन जो कि शायद हो सकता है वॉशिंगटन में हो, कोई ऐसा जो यूरोप में पढ़ा रहा हो, तो वो उसकी चीज़ों को भी कर सकता है। और ये वो बच्चे होते हैं शायद जिनके घरों में हो सकता है स्मार्टफोन होते ही ना हो या नहीं होते हैं मैक्सिमम बच्चों के, तो वो बच्चे जब आप ऑपरेट करते हैं और जब वो चीज़ों को करते हैं तो आप जानते हैं कि इमीडिएटली एक जनरेशन गैप जो है उसको हमने भर दिया है और टेक्निकली वो बच्चे फिर धीरे धीरे साउंड होने लगते हैं। हमारे बाराबंकी में ऑलमोस्ट 50% स्कूल्स जो है हमारे वो आज की डेट में जो है वो सैचुरेटेड है और हर साल हम लोग और उसमें जो है वो बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। गवर्नमेंट लगातार जो है नए नए इक्विपमेंट्स दे रही है और सिर्फ स्मार्ट बोर्ड्स ही नहीं, इंटरेक्टिव बोर्ड्स ही नहीं, बल्कि जो हमारे ICT लैब्स हैं वो भी बहुत सारे स्कूलों में है। खान अकेडमी जो आप जानते होंगे कि बहुत ही पॉपुलर है, खान अकेडमी के थ्रू पढ़ाई होती है और जो अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं हम उनको भी यूज़ करते हैं हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए। और जो नई नई पेडागॉगी में नए इनोवेशंस हो रहे हैं और जो टेक्निकली जो टेक्निक्स नहीं आ रही हैं उनके लिए डाइट के थ्रू रेगुलर टीचिंग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और कंटेंट बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं ताकि वो कंटेंट से भी सिर्फ सिस्टम में ही नहीं बल्कि कंटेंट में भी पारंगत हो जाएं और उसके बाद जब वो स्कूल में जाएं तो बहुत साउंड रहें और बच्चों में वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो। और जब आप हमारे स्कूलों में जाएंगे तो आप ये देखेंगे पाएंगे भी कि बच्चे खुद उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो उससे बड़ी आई थिंक कोई चीज़ होती नहीं है। सर, एक समय था जब शिक्षक स्कूलों में तो होते थे, सरकारी स्कूलों की बात कर रही हूँ, लेकिन क्लासेस में मौजूद नहीं होते थे। जो शिक्षक हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभाएं, इसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाती है? देखिए, हमारे पास एक पूरा अपैरेटस है, एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। एक तो हमारा अपना विभाग है जिसमें मैं हूँ, हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है। डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स में DM सर, CDO सर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिनके लिए मैंडेटरी है हर महीने की 5 विद्यालय वो स्वयं जाएंगे और जाके चेक करेंगे वहाँ का भोजन का मेन्यू, एजुकेशन का क्या लेवल है, बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है, जो हमारी अलग अलग योजनाएँ हैं चल रही हैं उनका स्कूल में इम्प्लीमेंटेशन कैसा है। सिमिलरली ब्लॉक लेवल जो ऑफिसर्स हैं उनकी ब्लॉक टास्क फोर्स होती है और उनके लिए भी मैंडेटरी है कि वो जाएं और 5-5 विद्यालय प्रत्येक माह जो है उसको देखें और फिर वो अपनी रिपोर्ट जो है पोर्टल के माध्यम से सबमिट करते हैं। और उसके बाद हम लोग जो है जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मंथली बैठक होती है जिसके अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति के DM सर होते हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक होती है और फिर हम उस पूरे महीने में जो रिपोर्ट्स हमें मिली हैं उसको हम रिव्यू करते हैं कि कहाँ हमारा अच्छा काम हो रहा है, कहाँ पे ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमको प्लग करना है और उसके लिए हम उसी अनुसार जो है योजनाएं बनाते हैं और उनको क्रियान्वित कराते हैं। सर, प्राथमिक शिक्षा हर बच्चे के लिए ज़रूरी होती है, इसे हम बेहतर समझते हैं, लेकिन पहले जो स्थिति थी वो हम सभी जानते हैं। अब अगर प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो प्राइमरी स्तर पर ही भाषा और गणित में क्लैरिटी हो और मजबूत बेस बने, इसके लिए निपुण भारत योजना जो है वो चलाई जा रही है। बाराबंकी में अगर इस योजना की बात करें तो उसको लेकर क्या काम हो रहा है? निपुण के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि निपुण भारत जो योजना है वो कक्षा 5 तक इस वर्ष एक्सटेंड कर दी गई है। ये जो फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी है इसको चेक करते हैं कि बच्चों में जो आधारभूत ज्ञान होता है वो होना चाहिए, जो एक क्लास में जो लर्निंग आउटकम है उनका जो एक क्लास में एक्सपेक्टेड है वो होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास जो है वो निपुण डैशबोर्ड है, डेडिकेटेड डैशबोर्ड है। जब बच्चों को हर टीचर के पास एक ऐप है, उस ऐप के थ्रू जैसे हमने पढ़ाया है
और फिर हम उसको टेस्ट करते हैं, और वो टेस्ट करने के लिए वो ऐप है, वो ऐप को टीचर्स खोलते हैं और देन वो बच्चों को जो भी एक्सरसाइजेज है वो कराते हैं, और उसका एक रिजल्ट होता है जो रिफ्लेक्ट होता है, वो डिस्ट्रिक्ट पे भी रिफ्लेक्ट होता है, ब्लॉक पे भी होता है और स्टेट पे भी होता है, और ये भी पता चलता है कि कितनी बार अमुक टीचर ने इसको लॉगिन किया और कितने बच्चों का जो है उन्होंने निपुण पे टेस्ट किया। तो उससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हमारे इतने बच्चों ने आज टेस्ट दिया या उनको निपुण पे जो है टेस्ट लिया गया, और इतने बच्चों ने जो है वो कल किया और उनका क्या लेवल रहा। तो उससे ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो संघर्षशील है, इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल, तो उसके लिए हम अलग से रिमीडियल और कैच इन अप्रोच ले सकते हैं। कुछ बच्चे होंगे जो देवर बी डूइंग फैबुलस, तो हम उनके लिए एक अलग अप्रोच कर सकते हैं। तो डिफरेंट अप्रोचेस हम डिवाइस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, और ये कंटिन्यूस एंड रिगरस प्रोसेस है। और इसके बाद एक थर्ड पार्टी असेसमेंट भी होता है, जो कि डाइट के जो हमारे बच्चे होते हैं वो असेस करते हैं, वो स्कूल्स में जाते हैं और उसका रिजल्ट जो होता है वो स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है। और ये एक ईयरली जो है वो प्रोसेस है, और इसको हम लोग लगातार कर रहे हैं। इस ईयर चूँकि एक्सटेंड किया है तो ये और एक्सटेंसिवली होगा। सर, अगर छात्रवृत्ति की बात करें तो सरकार छात्रों के लिए ये लेकर आती है, लेकिन सही छात्रों तक पहुंच सके, क्योंकि बीच में बहुत भ्रष्टाचार भी होता है, घोटाले भी होते हैं, यानी जिन बच्चों तक पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पाता और बीच में ही कहीं पैसा गायब हो जाता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर किस तरीके से यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है? जी देखिए, हमारे यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सिस्टम है। यहाँ पे ये होता है कि जो बच्चे के पेरेंट्स का अकाउंट है वो हम लेते हैं, और आधार सीडेड अकाउंट होता है वो, तो उसमें कोई डिसीट का कोई ऑप्शन नहीं होता। एंड देन उस अकाउंट को हम लोग फीड करते हैं, और फीड करने के बाद डायरेक्टली जो है वो पैसा उन अकाउंट्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और फिर वो जैसे बच्चों के जूते मोजे हो गए, बैग हो गए, ड्रेस हो गए, ये सारी चीज़ें जो पेरेंट्स स्वयं खरीदते हैं, तो उसमें कहीं पे कोई मिडिल मैन या कोई ऐसी चीज़ की कोई संभावना नहीं है। तो 0% टॉलरेंस है, और 100% बच्चों को ये पैसे दे दिए जाते हैं उनके पेरेंट्स के खाते में। सर, यूपी सरकार ने यूपी में ऑपरेशन कायाकल्प चलाया, जिसके तहत स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अब अगर बाराबंकी की बात करें तो यहाँ पर ऑपरेशन कायाकल्प को लेकर क्या काम हुए हैं, उसका क्या असर दिखाई दे रहा है? देखिए, ऑपरेशन कायाकल्प में बहुत सारे काम हुए हैं। आपने भी देखे होंगे जो पहले के विद्यालय थे या जो आज के विद्यालय हैं उसमें काफ़ी अंतर है। आप देखेंगे विद्यालयों में टाइलीकरण हो चुका है, सभी विद्यालयों में टाइलीकरण है। हमारे जो शौचालय होते हैं उनमें जो है अगर कोई दिक्कत थी तो उसको ठीक करना, और बच्चों के लिए साफ पीने के पानी की व्यवस्था, तो जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है वो सारी की सारी ऑपरेशन कायाकल्प के तहत की जाती हैं। और अगर मान लीजिए कि कोई विद्यालय है जो जर्जर हो गया है तो उसका पुनः विद्यालय का निर्माण जो है वो भी किया जाता है, और ये लगातार होने वाली प्रक्रिया है। और आपको ये डिफरेंस दिखेगा ऑपरेशन कायाकल्प का कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज स्कूलों में वो बहुत अच्छा है, और पेरेंट्स हों या बच्चे हों उस चीज़ को महसूस करते हैं, और हर किसी के लिए है कि कोई भी उसको देख सकता है। और जहाँ भी कहीं कोई कमी होती है तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके इमीडिएटली, अगर कोई जर्जर भवन है तो एक कमेटी होती है जो उसको इवेल्युएट करती है, इंजीनियर्स की कमेटी है, एंड देन उसको हम लोग ध्वस्तीकरण कराते हैं और फिर उसको नया विद्यालय का निर्माण करते हैं। सर, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, अभी आपने जिस तरीके से बताया ऑपरेशन कायाकल्प के बाद क्या जो बच्चों की संख्या है, क्योंकि जाहिर तौर पर हर बच्चा चाहता है कि वो एक अच्छे स्कूल में पढ़े जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो, क्या उस संख्या में भी बदलाव देखने को मिला? जी बिल्कुल, संख्या में भी हमारे बढ़ोतरी हुई है। उत्तर पिछले कई हमारे यहाँ छात्र संख्या भी बढ़ी है, और इनफैक्ट मैं उससे एक कदम आगे जाऊंगा कि अब हमारे पास जो है वो नए साल में सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल्स आ रहे हैं, विच इज़ स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल्स है। और ये वो स्कूल्स होंगे जहाँ हर एक सुविधा, अल्ट्रा मॉडर्न सुविधा हम अपने बच्चों को दे पाएंगे। एंड वेरी श्योर कि आप ये देखिए जो बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स हैं शायद उनसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर और उनसे भी बेहतर एजुकेशन हम वहाँ दे पाएंगे। सर, पीएम श्री योजना में बाराबंकी के 18 स्कूल हैं, यहाँ पर तमाम सुविधाएं मौजूद होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होता है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि वो मेंटेन नहीं रह पाता है बहुत से स्कूलों को अगर हम देखें। अब अगर बाराबंकी की बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति है, क्या वो तमाम चीज़ें मेंटेन है? पीएम श्री स्कूल्स जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ये एक विशेष स्कूल्स होते हैं जहाँ पे छात्र संख्या बहुत अच्छी है,
ऐसे स्कूल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक सपोर्ट, पीएम श्री स्कूल्स में हम लोगों ने बाल वाटिका में ईसीसी एजुकेटर्स हैं, वहाँ पे बाला पेंटिंग्स हो गई और ये अपने आप में ये स्पष्ट कर देता है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तभी पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ पे भेज रहे हैं। इनफैक्ट एक पीएम श्री स्कूल हमारा ऐसा है जहाँ पे कि 800 के लगभग नामांकन है, तो वो जो जूनियर हाई स्कूल लेवल का है, तो आप उससे समझ सकते हैं कि कितना उसका जो है पेरेंट्स में क्रेज़ है। और मैं अभी कुछ स्कूल्स में गया भी था और मैंने देखा कि बच्चे भी वहाँ पे हैं और पढ़ाई भी अच्छी हो रही है और ये बताता है कि जो हमारी सीजन चेंज है वो धीरे धीरे परकुलेट हो रही है। सर एक और बड़ा पहलू है जिस पर ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता है, दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल फ्रेंडली होना। अब अगर बाराबंकी की बात करें तो यहाँ पर क्या इस तरीके के स्कूल हैं या इन दिव्यांग बच्चों को लेकर भी कुछ जो प्लानिंग है वो की जा रही है? जी, दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष है, एक होता है स्पेशल एजुकेटर्स हैं हमारे पास, जो दिव्यांग बच्चों की उनकी एक विशिष्ट आवश्यकता होती है, तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने और विभाग ने स्पेशल एजुकेटर्स अपॉइंट किए जो दिव्यांग बच्चों को ही कैटर। इसके अलावा हमारे यहाँ पे हर ज़िले में एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो है डिपार्टमेंट है, मतलब बीएसए कार्यालय में ही एक विंग होती है जो सिर्फ दिव्यांग बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। और ये पूरे स्पेशल एजुकेटर्स जो अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट अपॉइंट होते हैं वो सिर्फ दिव्यांग बच्चों के लिए होते हैं, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए, और उनके लिए स्पेशल सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पे कि उनको पढ़ाई और दूसरी चीज़ें जो है जो भी उनकी आवश्यकता की है वो प्रोवाइड की जाती है। और ये स्पेशल एजुकेटर्स उन विद्यालयों में जाते हैं जहाँ पे जो है ये दिव्यांग बच्चे अध्ययनरत हैं, तो उनकी जो भी स्पेशल नीड्स है उनको भी हम लोग कैटर करते हैं। और आज हम लोग बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे दिव्यांग बच्चे भी उन्हीं विद्यालयों में और उतने ही अच्छी तरीके से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जितना कि सामान्य बच्चे प्राप्त करते हैं, जिससे उनके अंदर किसी प्रकार की कोई हीन भावना नहीं उत्पन्न होती है। सबसे अच्छी चीज़ ये है। सर एक और बड़ी समस्या है, अभी मौजूदा समय की बात करें, सारे माता पिता की समस्या है कि बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, रील्स देखते हैं। क्या इसको लेकर, देखिए यहाँ पर बैठी सारी महिलाएं जो हैं वो तालियां बजा रही हैं, बिल्कुल सर से पूछेंगे। सर क्या स्कूलों में स्क्रीन टाइम को लेकर, चाहे हम प्राथमिक विद्यालय की बात करें या माध्यमिक विद्यालयों की बात करें, वहाँ पर क्या बच्चों को स्क्रीन टाइम को लेकर जागरूक किया जा रहा है या कोई ऐसा प्रोग्राम किया जाता है स्कूलों में? जी बिल्कुल, हम लोग इस पे स्पेशली कंसंट्रेट करते हैं, सेशंस करते हैं अलग अलग, जहाँ पे हम बच्चों को बताते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, और किस तरीके से आप मान लीजिए अगर टेक को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि टेक पे हमारा काफ़ी फोकस है, तो हम उनको ये भी समझाते हैं कि टेक जो है वो दोनों तरीके से हो सकता है, ये फ्रूटफुल भी है और अगर आप उसका मिसयूज़ करते हो तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। तो उनको सेंसिटाइज किया जाता है इसके बारे में कि किस तरीके से आप यूटिलाइज़ करें, कितना यूटिलाइज़ करें और क्या यूटिलाइज़ करें। सर अगर माध्यमिक शिक्षकों की बात करें तो एजुकेशन क्वालिटी को लेकर क्या काम हो रहा है, क्योंकि पढ़ाना तो टीचरों को ही है, तो उस क्षेत्र में किस तरीके से काम हो रहे हैं? जी, क्वालिटी एजुकेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे टीचर्स जो है वो अप टू डेट रहें, क्योंकि जब वो अप टू डेट रहेंगे तभी वो बच्चों को वो सारी चीज़ें दे पाएंगे जो आज उनकी ज़रूरत है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारी ट्रेनिंग है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल इस समय हमारे यहाँ FLN ट्रेनिंग अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट चल रही है, जिसमें हर एक टीचर जो हमारे यहाँ पे है उसको FLN ट्रेनिंग दी जाएगी। FLN क्या है? फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी। अब चूंकि ये चीज़ हम लोग लगातार कर रहे हैं, पर उसमें जो नई पेडागॉजीज, जो नए कंटेंट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए या हर साल करते हैं, वो हर टीचर को पता हो, उसके बारे में अवेयर हो, तभी वो जाके आगे जो है वो बच्चों को वो चीज़ बता सकता है। जो मॉनिटरिंग सेंटर NBMC हमारा है, वहाँ पे एक डेडिकेटेड डैशबोर्ड है, और वो डैशबोर्ड से जब बच्चों को हम ले जाते हैं और निपुण पे जब हम उनको चेक करते हैं और वो फिर हमारा डेटा रिफ्लेक्ट करता है, तो वो हमें पता चलता है कि क्या वास्तव में जो हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आ रहा है या नहीं। हमारे यहाँ पे जो संकुल लेवल की बैठकें होती है, संकुल एक क्लस्टर होता है न्याय पंचायत लेवल पे, जहाँ पे कि जो ये हम काम कर रहे हैं उसकी एक कार्य योजना बनती है, और वहाँ पे फिर वो टीचर जो ग्राउंड लेवल पे है, वो जो उस संकुल के टीचर्स और एक संकुल का प्रभारी इंचार्ज होता है, वो बैठते हैं और वहाँ पे वो कार्य योजना बनाते हैं और वो देखते हैं कि हमने इस गिवन पीरियड में क्या काम किया, किस विद्यालय ने बहुत अच्छा किया, जिसने बहुत अच्छा किया तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जाता है, और जहाँ पे कोई कमी रह गई तो क्या कमी रह गई वो एनालाइज करके आपस में ही डिवाइस करते हैं, ताकि हम जब अगली बार आए तो उस प्रॉब्लम को डायग्नोस कर दें। सर हम लगातार सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट अलंकार एक है, इसको लेकर जो स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर कितना असर पड़ा है?
नहीं, बहुत असर पड़ा है वो। आई थिंक आप सब लोग जब जाते हैं आप देखते होंगे, इट इज़ फॉर एवरीवन टू सी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। प्लेजर मैम, थैंक यू।